अध्याय 155 प्रतिरोध। आयरन गार्ड ब्रिगेड 52 एक भारी बख्तरबंद अंतरतारकीय सैन्य मिश्रित ब्रिगेड जबरदस्त युद्ध शक्ति का दावा करती थी। फिर भी उस विशालकाय आकाशीय जीव की दमनकारी उपस्थिति के तहत उनकी भारी मारक क्षमता एक ऊंचे पहाड़ पर हमला करने जितनी निष्फल लग रही थी जिससे वे निराशा की भावना से भर गए थे। बुझ आकाश में एक गहरी गूंजती ध्वनि प्रतिध्वनित हुई, बादलों को चीरती हुई और हवा में हिंसक झटके भेजती हुई। वातावरणीय अभ्रक माइकट जो एक पहाड़ की तरह विशाल था, धीरे धीरे छंटते हुए बादलों से उभरा, जिससे उसके घंटी के किनारे की राजसी धारियां दिखाई दी, क्योंकि यह धीरे धीरे स्पेसपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। वॉरहॉक एरियल गनशिप के अंदर पायलट अंधेरे में मंडराते विशाल सिलहूट को घूर रहा था। उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था। दांत पीसकर वह चिल्लाया, लक्ष्य ने सफलतापूर्वक हमें लॉक कर लिया है। सभी उड़ान इकाइयां तुरंत पीछे हटें। बूम! एक तेज नीली विद्युत चुंबकीय किरण कॉकपिट के पास से गुजरी। ठीक तभी रडा पागलपन में अलार्म बजाने लगा। अज्ञात जैविक इकाई को नजदीक आते हुए पता चला। धिक्कार है। पायलट ने हताशा में विमान को ऊपर खींचा। वॉरहॉक गनशिप के इंजन गरज उठे, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, ऊपर से एक विशाल सूंड टूट पड़ी। उनके पीछे के धुंधले हवाई क्षेत्र के भीतर से एक वातावरणीय जेलीफिश एटमॉस्फेरिक जेलीफिश अचानक तेज गति से आगे बढ़ी। उसकी सूंडें क्रूरता से गुहा स्वेप्ट अक्रॉस विशसली। गनशिप पर CIWS क्लोज इन वेपन सिस्टम कुछ सेकंड के लिए तेज हुआ, लेकिन अगले ही पल पूरा विमान विस्फोट में नष्ट हो गया। बूम! एक विशाल आग का गोला आकाश में छा गया। वॉरहॉक 03 नीचे। हवाई स्थिति जागरूकता बनाएं। आपातकालीन चकमा देने के दांव। ये हमारे पीछे है। रेटेटेटेटेट। बूम 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 बूम। 4 चौंधियाने वाले विद्युत चुंबकीय रेलगन विस्फोट आकाश में लगे, जिससे कई काले पंखों वाली भयानक इकाइयां टूट गईं। हालांकि बादलों से और भद्दे उड़ने वाले जीव निकलने लगे, उनकी ओर झुंड में आ रहे थे। इस बीच जैसे ही पहले वाला भूकंप शांत हुआ, जमीन पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी और भी अधिक उन्मत्त होते दिख रहे थे। जनरल, हमारी हवाई संरचनाओं को भारी नुकसान हुआ है। सेक्टर D ढहने के कगार पर है। ऊंची दीवारों पर उप कमांडर रूबल, जिनके चेहरे पर खून लगा हुआ था, पहले ही पागलपन की हद तक लड़ चुके थे। रसिका की टीम का क्या? वे अभी भी लोड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। राणा ने पीछे मुड़कर देखा। प्लाजा में बचे हुए अधिकांश वाहन पहले ही एसेंडिंग ट्रैक हॉल में प्रवेश कर चुके थे। पीछे केवल गिरे हुए सैनिकों और नागरिकों के शव बचे थे। एक बर्फीला तूफान गरज रहा था, लाल खून को सफ़ेद बर्फ के साथ मिला रहा था, दुखद तबाही का एक दृश्य चित्रित कर रहा था। उनकी नज़र शहर से झुंड में आती अंतहीन ज़ॉम्बी लहर पर गई। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने फुसफुसाया, ये राक्षस, वे पूरी तरह से पागल हो गए हैं। हाँ, लेकिन क्यों? रूबल ने जल्दबाजी में कहा। ऐसा लगता है कि उन्हें पता है कि हम बाहर निकल रहे हैं। हर बार जब हम प्रक्रिया तेज करते हैं तो वे और भी आक्रामक हो जाते हैं। आकाश में, भूमिगत, हर जगह ऐसा ही है, सब कुछ हम पर आ रहा है। एक और अधिकारी ने हस्तक्षेप किया। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ॉम्बी और कीड़े वास्तव में हमारे चलने का अनुमान लगा सकते हैं? हमें मेपल सिटी, चोंगान और शिंगलोंग में भी ऐसा ही सामना करना पड़ा। हर बार जब हमारी सेनाएं बड़ी संख्या में चलती हैं तो हमारा सामना और भी बड़े पैमाने के हमलों से होता है। यह एक तरह के दुष्स्वप्न जैसा है। राणा की नज़र तेज हुई। दुश्मन जितना अधिक हताश होता है, उतना ही वे हमें मिटाना चाहते हैं। ये केवल ये साबित करता है कि हमारा विरोध मायने रखता है। स्टीम लोकोमोटिव एसेंडिंग ट्रैक हॉल के अंदर सभी 4 ट्रेनों के कर्षण केबल अब पूरी तरह से जुड़े हुए थे। केवल कुछ ही वाहन अभी भी लोड हो रहे थे। सिल्वर स्टार के उच्च स्तरीय प्रबंधन कैरिज के अंदर 1 दर्जन अच्छी तरह से कपड़े पहने अधिकारी एक तनावपूर्ण आपातकालीन बैठक में बैठे थे। इंजीनियरिंग टीम ने क्षितिज क्लैंप सिस्टम की स्थिति की पूर्व जांच कर ली है। मेरा प्रस्ताव है कि यदि सिस्टम चढ़ाई के दौरान कोई विसंगति पता लगाता है तो हमें तुरंत पीछे के कर्षण केबल काट देने चाहिए, ताकि सवार सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक सभ्य आचरण वाले अधेड़ व्यक्ति ने पहले बात की। मैं इसका समर्थन करता हूँ। सहमत। मिंटू ने भी अपना हाथ उठाया, फिर टैमनी की ओर मुड़ा, जिसके पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। दीदी, हमने वह सब किया है जो हम कर सकते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो इसका मतलब है कि योजना में ही दोष था। एक आपातकालीन सुरक्षा कवच का उपयोग करना सबसे तार्किक विकल्प है। टैमनी कुछ देर चुप रही, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी तनावपूर्ण थी। मैंने अभी अभी इन्फिनिट ट्रेन के कैप्टन राघव के साथ इस पर चर्चा की।
उन्होंने सुझाव दिया कि यदि क्लैंप सिस्टम की उच्च वोल्टेज सीमा 30% से अधिक नहीं होती है तो हमें कर्षण केबल नहीं काटने चाहिए। 30%, ये बहुत जोखिम भरा है। यहाँ तक कि 15% भी पहले से ही हद से ज़्यादा है। बिल्कुल, अधिकारियों ने विरोध में फुसफुसाहट की। मिंटू ने भान चढ़ाए। उसने ये सुझाव दिया, उसे क्या अधिकार है? इन्फिनिट ट्रेन चारों ट्रेनों में सबसे हल्का भार उठा रही है। उनका सेटअप एक मजाक है। वे एक जंग लगी गैस टर्बाइन लोकोमोटिव चला रहे हैं, पूरी तरह से अप्रचलित। ये बेकार है चेयरवुमन, हम उस तरह का जोखिम नहीं ले सकते। हाँ, यह पागलपन है। कई बोर्ड सदस्यों ने अपना विरोध व्यक्त किया। टैमनी की ठंडी नज़र पूरे कमरे में घूम गई। आपकी चिंताएं वैध हैं। हालांकि आइए एक बात स्पष्ट करते हैं, सिल्वर स्टार हवाई खतरों को दबाने के लिए एक विशेष वायु रक्षा दस्ता तैनात करेगा। इससे हमें उच्च ऊंचाई वाले गलियारे में सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। वह रुकी, फिर पूछा, अब आप में से कौन इस गौरवशाली मिशन का नेतृत्व करने को तैयार है? कमरा शांत हो गया। अधिकारी घबराकर चारों ओर देखने लगे, कुछ मुश्किल से निगल रहे थे, अन्य नज़रें चुरा रहे थे क्योंकि टैमनी की नज़र पूरे कमरे में घूम रही थी। मिंटू। टैमनी की आंखें मिंटू पर टिकीं। वह तुरंत जम गया। क्या तुम जानते हो कि फिंगल ग्रुप इतना सफल कैसे हुआ? मिंटू ने अपना मुंह खोला लेकिन जल्दी से नज़रें हटा लीं। टैमनी ने ठंडी मुस्कान दी, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसकी तीखी नज़र बोर्ड सदस्यों पर पड़ी। सफलता निरंतर प्रगति से आती है। ये दुनिया भर में हमारे 500,000 कर्मचारियों के समर्पण से भी आती है। एक व्यवसाय जो केवल अपनी नींव पर चिपका रहता है, वह कभी फलेगा फूलेगा नहीं। मानव सभ्यता साहस के माध्यम से आगे बढ़ती है। सफलता के साथ विफलता आती है। महत्वाकांक्षा के साथ बलिदान आता है। हमारी ट्रेन के पीछे का कर्षण केबल 4000 लोगों का जीवन ले जाता है। ये जीवन बाहर गिरे हुए आयरन गार्ड सैनिकों के खून से खरीदे गए थे। हमें उनके अस्तित्व के अंतिम अवसर का भार सौंपा गया है। यह एक साहसिक कार्य है, और हर साहसिक कार्य के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जारी रखने से पहले उसने शब्दों को ठहरने दिया। कुछ लोग पहले ही आपके लिए इस बोझ को उठाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। शर्मिंदा महसूस न करें, बस अपना हिस्सा करें। कैरिज में एक गहन चुप्पी भर गई। इंजीनियरिंग टीम को सूचित करो। टैमनी मुड़ी, उसके ऊंचे जूते फर्श पर क्लिक की आवाज़ कर रहे थे जैसे वह आगे बढ़ी। पीछे के कर्षण केबल केवल मेरे सीधे प्राधिकरण के तहत ही काटे जा सकते हैं। इस बीच आपातकालीन टीम ने कर्षण प्लेटफार्मों पर अंतिम कुछ वाहनों को लोड करना तेजी से समाप्त कर दिया। सैकड़ों खोए हुए और घायल बचे लोगों को आयरन गार्ड की अंतर्महाद्वीपीय ट्रेन में स्थानांतरित किया जा रहा था। टीम लीडर रसिका, हम लगभग तैयार हैं। माइक ने अपने कंप्यूटर पर तेजी से टैप किया। चारों ट्रेन के इंजन टेस्ट चक्र चला रहे हैं। गलियारे साफ हैं। स्पेसपोर्ट रडार दिखाता है कि वातावरणीय जेलीफिश उच्च ऊंचाई वाले गलियारे से दूर जा रही है। रसिका ने सिर हिलाया। सभी काफिलों और टीम के सदस्यों को सूचित करें। जैसे ही आयरन गार्ड और सुरक्षाकर्मी खाली करते हैं, हम चलते हैं। बूम बूम बूम। एसेंडिंग ट्रैक हॉल के बाहर लड़ाई जारी थी। विस्फोटों और गोलीबारी से हवा हिल रही थी। युद्ध की बहरा कर देने वाली गर्जनाएं गरजती हवा के साथ मिल रही थीं। हालांकि हॉल के अंदर सभी बचे हुए काफिले पहले ही कर्षण प्लेटफार्मों पर चढ़ चुके थे। डर और तनाव जंगल की आग की तरह भीड़ में फैल गया। एक ऑफ रोड वाहन के अंदर बैठी सुमी ने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसकी नज़र वाहनों और ट्रेनों की लंबी कतार और आगे तेजी से बढ़ते एसेंडिंग पैसेज के बीच घूम रही थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके बगल में बूढ़े दिग्विजय, पीटर और अन्य लोग समान रूप से तनाव में थे। सभी ट्रेनें पूरी तरह से शक्तिमान थीं। उनके इंजन भनभना रहे थे क्योंकि वे प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। ट्रेनों और वाहनों के अंदर कई बचे हुए लोगों ने खिड़कियों से अपने चेहरे दबा दिए। उनके सामने अंतहीन रूप से फैले विशाल काफिले को घूर रहे थे। ये चींटियों की सेना जैसा लग रहा था, दूरी में गायब हो रहा था। चिंता में उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। आकाशगंगा इन्फिनिट ट्रेन पर सवार कॉकपिट में राघव और पूनम अगल बगल खड़े थे, आकाश की ओर जाने वाले विशाल एसेंडिंग पैसेज को घूर रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां प्रत्याशा से कसी हुई थीं। क्या हम प्रस्थान करने वाले हैं? आपातकालीन टीम के अंतिम समन्वय का इंतजार है। आयरन गार्ड अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं हटे हैं। राघव की नज़र तेज हुई। आयरन गार्ड की अंतर्महाद्वीपीय ट्रेन उनके निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए पीछे रह रही है। पूनम ने आह भरी। बहुत सारे लोग हैं। एक बार जब हम जियाजू सिटी पहुंच जाते हैं तो चीजें सुरक्षित हो जानी चाहिए, है ना? राघव ने सिर हिलाया। मुझे इतना यकीन नहीं होगा। जियाजू सिंगूर सिटी जितना ही बड़ा है।
भले ही यह एक अंतहीन ध्रुवीय रात की घेराबंदी में ज़ॉम्बी से घिरा न हो, इसके बेहतर होने की संभावना नहीं है। वास्तव में हमें आगे बढ़ते हुए पूरी तरह से बड़े शहरों से बचने की आवश्यकता हो सकती है। इस भयानक इकाई के हमले का पैमाना प्रलय से कम नहीं था। इसने राघव को उसके मूल तक झकझोर दिया, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले सर्वनाश दिवस ने किया था। और इससे भी बदतर, वह कुछ परेशान करने वाला संदेह करने लगा था। दुर्लभ प्राणी मूर्ख जानवरों की तरह प्रतीत नहीं होते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका एक एजेंडा है, मानवता को मिटाने का एक समन्वित प्रयास। बूढ़े दिग्विजय और माइक के शब्द उनके दिमाग में गूंज उठे। अगर वे अपने मूल मार्ग का पालन करते हैं और सफलतापूर्वक महासागरीय रेल तक पहुंचते हैं, तो उन्हें अभी भी भविष्य के यात्रा रसद पर विचार करने की आवश्यकता होगी। अगर वे जमीन पर जारी रखते हैं, तो उन्हें ऑल टेरन यात्रा के लिए अपनी ट्रेन को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। अगर वे महासागरीय पटरियों का जोखिम उठाते हैं, तो उन्हें और भी बदतर खतरों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि जो कुछ भी अंधेरे समुद्र के अंतहीन अथाह में छिपा हुआ था, वह कहीं अधिक भयावह होगा। पूनम की आवाज़ ने उन्हें वापस खींच लिया। सिंगूर सिटी की स्थिति इतनी गंभीर होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। राघव की अभिव्यक्ति गंभीर बनी रही। अगर हम ट्रेन की गतिशीलता को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक, हम जियाजोऊ से होकर जाते हैं और पूर्वोत्तर मार्ग को फीनिक्स डॉन सेंटर की ओर ले जाते हैं। 2, हम अपनी मूल योजना पर टिके रहते हैं और RG-7F लाइन का अनुसरण शिंगचेंग तक करते हैं। लेकिन पुरानी फेडरेशन सरकार के अवशेष शायद हमारा स्वागत न करें। अध्याय 156, शवों का पीछा करने वाला, द कॉप्स चेजर। जनरल, एसेंशन रेल हॉल पूरी तरह से तैयार है। जोन ई के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सहायक एडजटेंट तेजी से आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ जल्दी में थी। रेटेटेटेट। गोलीबारी युद्ध के मैदान को चीर रही थी, लेकिन अधिक से अधिक मानव ईरी ह्यूमन ईरीज और ईरी इकाइयाँ ईरी एंटिटीज आगे बढ़ रही थीं। ये जीव ज़ॉम्बी की तुलना में कहीं अधिक घातक थे, उनके हमले विनाशकारी थे, पीछे केवल नरसंहार छोड़ रहे थे। बूम! एक मिसाइल आकाश को पार करती हुई गई, सीधे एक गगनचुंबी इमारत के ऊपर बैठे फॉग स्पाइडर से टकराए। विशाल जीव एक चीख के साथ ढह गया, पास की इमारत से टकराया। कांच का मुखौटा टूट गया, नीचे की सड़कों पर मलबे की बारिश हुई। राणा दृढ़ता से खड़ा रहा, उसकी मशीन गन दहाड़ रही थी, एक के बाद एक राक्षसों को गिरा रही थी। थर्ड थर्ड थर्ड। शहर के ऊपर वातावरणीय अभ्रक एटमॉस्फेरिक माइका की विशाल सूंदें धीरे धीरे नीचे उतरी, पूरी इमारतों को बर्बादी में घसीट रही थीं। स्पेसपोर्ट की फ्लडलाइट्स रात के आकाश को स्कैन कर रही थीं, लेकिन तब भी इकाई का पूरा पैमाना अनदेखा रहा। वूम! अचानक एक फीकी सफ़ेद रोशनी युद्ध के मैदान में चमकी, एक संक्षिप्त क्षण के लिए अंधेरे को रोशन कर दिया। जनरल, देखो, यह क्या बला है? भीषण मुकाबले में लगे आयरन गार्ड बटालियन के सैनिक, उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनकी आंखें सिंगूर सिटी के केंद्र की ओर मुड़ गईं। राणा की ट्रिगर उंगली रुकी, उसकी नज़र दूरी पर तेजी से गई, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। अंधेरे और घूमते कोहरे के भीतर से एक मानवाकार छाया धीरे धीरे उभरी। एक मोटा अनुमान, वह कम से कम 100 मीटर ऊंचा खड़ा था, उसकी भुजाएं लगभग जमीन पर घिसट रही थीं। उसके पीछे से अजीब पंखनुमा हड्डी संरचनाएं निकली हुई थीं। वह शहर के दिल में मंडरा रहा था, उसकी नज़रें स्पेसपोर्ट नंबर 1 पर टिकी हुई लग रही थीं। राणा की आवाज़ गंभीर थी। शवों का चरवाहा, द कॉप्स शेफर्ड। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। खुफिया रिपोर्टों में वर्णित जैसा ही विशालकाय आकृति ने दमन की एक जबरदस्त भावना का संचार किया, एक ऐसी उपस्थिति जो इतनी विचित्र, इतनी अबोध्य थी कि किसी का भी खून ठंडा कर दे। किले की दीवारों के ऊपर से राणा और अन्य आयरन गार्ड अधिकारी जम गए, उस विशाल मानवाकार को घूर रहे थे। यह उच्च आयाम के प्राणी जैसा था। उसे देखने मात्र से ही उनकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई, और जिस क्षण शवों का चरवाहा प्रकट हुआ, युद्ध का मैदान बदल गया। जीव बदल गए, अनगिनत ईरी इकाइयां, ज़ॉम्बी और यहाँ तक कि आकाशीय जेलीफिश भी एक साथ हिलने लगे, जैसे उन्हें इकट्ठा किया जा रहा हो। उनका लक्ष्य, स्पेसपोर्ट नंबर 1। क्या ये हमारे लिए आ रहा है? पास के एक अधिकारी की आवाज़ कांप गई। पिछली सभी दृष्टि ध्रुवीय रात क्षेत्र की सक्रिय अवधियों के भीतर हुई थीं। एक अन्य अधिकारी को अचानक कुछ भयानक महसूस हुआ। क्या ये हमें शिकार की तरह मान रहा है, हमें वध की ओर धकेल रहा है? कोई आश्चर्य नहीं कि ज़ॉम्बी एक ही दिशा में झुंड बना रहे हैं। राणा की आंखों में बोध की चमक आई। उसने शवों के चरवाहे को घूरते हुए अपनी आवाज़ शांत लेकिन भयानक रखी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यह जाल फेंक रहा है? शांति। अधिकारियों की अभिव्यक्तियां गहरी हो गईं। एक जाल, राणा ने जारी रखा।
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में कई नावें विशाल जाल फेंकने के लिए एक साथ काम करती हैं। मछली को एक संलग्न स्थान में धकेलने के लिए धीरे धीरे अपना गठन संकीर्ण करती हैं जब तक कि कोई बच निकलने का रास्ता न हो। उनकी नज़र युद्ध के मैदान पर घूम गई। ज़ॉम्बी और ईरी इकाइयों की यह भीड़, वे कसते हुए जाल की तरह हैं, और वह शवों का चरवाहा, ये हमें सीधे उसी में धकेल रहा है। ये बोध एक बिजली की तरह लगा। युद्ध का मैदान अराजकता नहीं था, यह एक शिकार था। अब जब आपने इसका उल्लेख किया तो यह वास्तव में वैसा ही लगता है। मछली पकड़ना। अधिकारियों पर एक भारी चुप्पी छा गई। उनमें से एक ने दांत पीसे और फुसफुसाया, हमने हमेशा माना कि ये जीव सिर्फ अंधेरे में शिकार करते हैं, लापरवाही से बचे हुए लोगों का शिकार करते हैं। लेकिन अगर यह सच है। उसकी आवाज़ कांप गई क्योंकि उसने राणा की ओर देखा। तो ब्लू प्लेनेट पर 13 अथाह क्षेत्र, क्या वे सिर्फ 13 विशाल लगातार फैलते हुए मछली पकड़ने के जाल नहीं हैं? शांति। हवा में एक दम घुटने वाला दबाव भर गया। इसके निहितार्थ भयानक थे। ध्रुवीय रात सिर्फ कोई पर्यावरण विसंगति नहीं थी, ये सचेत थी। यह मानवता का शिकार कर रही थी। डर की एक लहर उन पर टूट पड़ी। इसके बाद क्रोध की एक लहर आई। भाड़ में जाओ, वे हमें मछली की तरह मान रहे हैं, एक क्रोधित अधिकारी ने श्राप दिया। धिक्कार है, ये चीजें आखिर आई कहाँ से? क्रोध जंगल की आग की तरह फैल गया। लेकिन राणा, उसकी आवाज़ शांत रही, उसकी नज़र दृढ़ रही। उसने सीधे शवों के चरवाहे को देखा और मुस्कुराया। तुम इंसानों को मछली की तरह मानना चाहते हो, तो मुझे तुम्हें दिखाने दो कि टारपीडो कैसा दिखता है। बूम! इन्फिनिट ट्रेन और निकासी काफिला आगे बढ़ा। पटरियां कांप उठीं और कर्षण क्लैंप जगह में बंद हो गए। जैसे ही इंजन दहाड़ उठे, वे हल्के से चमकने लगे। अपनी संबंधित ट्रेनों के अंदर राघव, टैमनी, दानियाल और रसिका ने एक साथ आदेश दिया, चढ़ाई शुरू करो। ट्रेनें ऊपर की ओर झुक गईं, उनकी गति एसेंशन रेल के साथ आकाश की ओर तेज हो गई। रॉकेट स्पेसपोर्ट युद्ध का मैदान अंतिम मोर्चा। बूम बूम बूम! आयरन गार्ड बटालियन ने अपनी हताश लड़ाई जारी रखी। राणा किले की दीवार पर अडिग खड़ा था, नीचे के युद्ध के मैदान को स्कैन कर रहा था। मानवीरी, भद्दी इकाइयां और अथक ज़ॉम्बी झुंड करीब आ रहे थे। आकाश एक युद्ध क्षेत्र था। वातावरणीय अभ्रक की सूंडें इमारतों के माध्यम से चाबुक चला रही थीं। फॉग स्पाइडर्स गगनचुंबी इमारत से गगनचुंबी इमारत पर कूद रहे थे और पंख वाले भयानक जीवों पर चक्कर लगा रहे थे। अथक विमान रोधी आग के बावजूद राक्षस आते रहे। फिर युद्ध के मैदान पर एक अप्राकृतिक ठहराव छा गया। राणा की सहज प्रवृत्ति चिल्लाई। उसने अपनी नज़र शवों के चरवाहे की ओर मोड़ी। विशाल मानवाकार आकृति अभी भी सिंगूर सिटी के केंद्र में खड़ी थी, देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी, गणना कर रही थी। राणा की उंगलियां कस गईं। फिर शवों के चरवाहे ने हलचल की। हमला नहीं, आरोप नहीं, इसने बस एक हाथ उठाया और एसेंशन रेल की ओर इशारा किया। एक शांत आदेश। एक पल में झुंड पागल हो गया। हर ज़ॉम्बी, भद्दी इकाई और मानव ईरी ने स्पेसपोर्ट पर तेज धावा बोला। मौत की एक ज्वार की लहर अंतिम रक्षा पंक्ति की ओर दौड़ती हुई। आयरन गार्ड सैनिकों को पता था कि इसका क्या मतलब है। इससे बचना असंभव था, लेकिन एकल ने भी संकोच नहीं किया। राणा ने सांस छोड़ी, अपनी मशीन गन को कसकर पकड़ लिया। वह रूबल की ओर मुड़ा, जो अभी भी अंतिम रेल तोप के गोले को लोड कर रहा था। उनकी आंखें मिलीं। तैयार? राणा ने पूछा। रूबल ने मुस्कान दी। पैदाइशी तैयार। तोप लोड हो गई थी। राणा ने आदेश दिया, फायर। बूम! आयरन गार्ड बटालियन का अंतिम शॉट। एक चौंधियाने वाली शॉकवेव हवा के माध्यम से चीर गई, सीधे शवों के चरवाहे पर लक्षित थी। आकाशगंगा युद्ध के मैदान के ऊपर इन्फिनिट ट्रेन के अंदर राघव की पकड़ नियंत्रण लीवर पर कस गई। ट्रेन ऊपर की ओर बढ़ी, युद्ध के मैदान को बहुत पीछे छोड़ दिया। कॉकपिट में किकी ने युद्ध के मैदान को उनके नीचे सिकुड़ते देखा। उसकी आवाज़ मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वे वापस नहीं आ रहे हैं। पूनम और राजिता डिब्बा नंबर 1 में बैठे थे, अपनी सीटों को कसकर पकड़े हुए थे। राज और प्रोजेश परमाणु संचालित लोकोमोटिव के अंदर बेल्ट से बंधे थे। रिया रिसर्च कैरेज में अकेली बैठी थी, सबसे करीबी हैंडल को गले लगाए हुए थी। प्रीतम, सुमी, बूढ़े दिग्विजय और दिनेश जो कुछ भी पकड़ सकते थे उसे पकड़े हुए थे। उनकी सांसें उथली थीं। फिर आकाश चमक उठा। एक चमकीला सफ़ेद विस्फोट ने युद्ध के मैदान को निगल लिया। रेल तोप का अंतिम शॉट। इसके बाद एक बहरा कर देने वाली चुप्पी। एंड स्पेसपोर्ट अंत। आयरन गार्ड बटालियन का अंतिम मोर्चा समाप्त हो गया था। शवों का चरवाहा अभी भी खड़ा रहा। ज़ॉम्बी ज्वार ने अंतिम रक्षा पंक्ति को पार कर लिया था। कोई नहीं बचा था। और फिर भी शवों के चरवाहे ने ट्रेन का पीछा नहीं किया। उसने बस देखा, और फिर
वह मुड़ा और कोहरे में गायब हो गया। स्टीम लोकोमोटिव इन्फिनिट ट्रेन पर सवार। जैसे ही ट्रेन वायुमंडल में तेजी से बढ़ी, रसिका की आवाज़ संचार चैनलों पर गूंज उठी। हम आगे बढ़ते हैं। एक पल का ठहराव, फिर धीरे से, उनके लिए जो पीछे रह गए,